हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एक क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस से सैंपल पेपर क्वेश्चन की सीरीज में सेट 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट 7 से जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सैंपल पेपर में उन सभी के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम को कैसे डाउनलोड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कब बुलाई गई थी। तो आप सभी को मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है 1848 में बुलाई गई थी, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाक कव सेंचुरी घोषित कर दी थी। इसका क्या उद्देश्य था? उसको भैरवदेव ऐसे मतलब देवता से रिलेटेड नाम रखकर सेंचुरी घोषित करना, उसके पीछे उनका क्या मोटिव था? क्या वो भक्ति दिखाना चाह रहे थे? नहीं, उनका बेसिकली मोटिव ये था कि शिकार पर रोक लग सके और जो बाहरी लोग हैं उनका घुसपैठ वन्य जीवन में ना हो और वो वन्य जीवन को बचा सके, ये उनका मोटिव था। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान जो भूमिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं या वो क्या कहलाती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि समाज द्वारा स्त्रियों को और पुरुषों को अलग अलग भूमिकाएं दे रखी हैं। कुछ काम को ले लीजिए या कुछ अधिकारों को ले लीजिए, वो केवल पुरुषों को ही है या केवल स्त्रियों को ही है, राइट। तो बेसिकली स्त्री या फिर पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर अ, असमान भूमिकाओं को दे देना, ये जो चीज है इसको हम बेसिकली लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे पूछा गया है, बैंक अपने पास कितना निकट क्षेत्र अपने पास रखता है, यानी कैश कितना रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को मैंने चैप्टर में भी बताया था कि बैंक जो है वो उसके पास जितनी भी कैश होता है वो टोटल कैश का केवल 15% जो है वो अपने पास रखता है और बाकी सारी जो कैश होते हैं वो अन्य लोगों को ऋण देने में यूज करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे पूछा गया है, लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें गतिविधियां निर्देशित की जाती हैं पर बिना लाभ को देखे। उनका केवल एक मोटिव यही नहीं होता कि उनको लाभ मिले, उनका लोगों का कल्याण करना भी मोटिव होता है, राइट। तो वो होता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्पिनिंग जेनी क्या था आपको बताना है। तो स्पिनिंग जेनी क्या एक लेबर था, सूत काटने की मशीन थी, या कोई व्यक्ति था, ये किसी महिला का नाम था? तो ऑब्वियसली हम सभी ने पढ़ा भी है। तो स्पिनिंग जेनी जो है वो एक सूत काटने की मशीन थी जिसका मजदूरों ने विरोध भी किया था, राइट। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे पूछा गया है, कौन सी जाति जो है वो भारत के काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा करती है भारत में? तो ऑफ कोर्स वो बिश्नोई जाति है। तो ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है पर पेटी भरने के लिए नहीं? इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास इतना सुफिशिएंट संसाधन है कि आप उसको यूज कर सकते हैं, परंतु अगर आप अपने लालच की पूर्ति करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कथन है वो बेसिकली आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में भी लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप अपने क्वेश्चन में एज अ आंसर के थ्रू भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर जो है वो महात्मा गांधी जी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये जो कथन है उसको कहा था कि आपके पास संसाधन उपयोग करने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं, अपने लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है, कौन सी सरकार बेल्जियम में शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसको देखता है? तो आप सभी को पता होगा कि सामुदायिक सरकार, जो कि वहां पे तीसरी तरह की सरकार है, वो जो है वो शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित चीजों को देखती है, राइट। तो ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन में हमसे पूछा गया, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंग में अनुपात अगर हमें निकालना तो वो क्या होता है?
तो आप सभी को बताओ होगा प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। कथन हमारे पास दिया गया है, राष्ट्र के विचार को बनाने में संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण था, सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो कच्चे माल की आपूर्ति करते थे और उन्हें तैयार वस्त्रों के आदेश देते थे, लेकिन उनके भुगतानों में भारी कमी आई थी। क्या आपको कथन और कारण बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो हमारा कथन है ना, वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में अभी कथन है हमारे पास, ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनकी समाज को आवश्यकता होती है, हालांकि निजी क्षेत्र उन सभी का उत्पादन नहीं करता है। और कारण है हमारे पास, निजी क्षेत्र लाभ संचित करता है। बिल्कुल, निजी क्षेत्र का मेन मोटिव यही होता है कि उनको लाभ मिल सके, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं हम। 13 में हमसे पूछा गया है, इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था, जिनमें से केवल एक पर इतावली रियासत का शासन था। कारण, उत्तर स्पेन के बोरबोन राजाओं जो थे, उनके प्रभुत्व के अधीन था। क्या कथन और कारण दोनों सही लिखे गए हैं? तो देखिए, यहाँ पे कथन तो सही है, लेकिन हमारा जो आर यानी कारण जो है वो गलत है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि कथन ए सही है, अ, परंतु कथन सॉरी कारण आएगा यहाँ पे। कारण गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे संकल्पना का मतलब कथन है, कपास को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सूती कपड़ा, कारण है हमारे पास, सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास एक मुख्य कच्चा माल है। क्या आपको कथन और कारण दोनों सही लग रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो हमारी संकल्पना यानी कि जो कथन है वो गलत है, परंतु कारण वो सही है। अब सूती कपड़े के उद्योग के लिए कपास ही सबसे मुख्य कच्चा माल होता है, तो हमारे पास कारण सही है, परंतु संकल्पना गलत है। कपास को सुनहरा रेशा नहीं कहा जाता है, राइट। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे को गलत और राइट बताना है, सत्य और असत्य बताना है यहाँ पे, राइट। तो उड़द एक तिलहन फसल है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये तिलहन नहीं है, दलहन फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा असत्य। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया, श्वेत क्रांति का संबंध जो है फसलों के उत्पादन से है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फसल की जगह अगर दूध होता तो हो सकता था, परंतु ये भी हमारा असत्य है। गेहूं को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ज्वार बाजरा रागी मोटे अनाज भी कहलाते हैं, ये सत्य है हमारा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास तालिका दी गई है, इस तालिका को देखकर हमें निम्नलिखित क्वेश्चंस के उत्तर लिखने हैं। हमें सकल राष्ट्रीय आय उच्चतम से निम्नतम के विषय में कौन सा क्रम जो है वो सही है वो बताना है, राइट। तो हमें यहाँ पे उच्चतम से निम्नतम बताना है, ऊपर से नीचे, राइट। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे श्रीलंका आता है, राइट, फिर भारत आ रहा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा म्यांमार है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है नेपाल, ठीक है। म्यांमार आता है पहले, फिर लास्ट में नेपाल। तो हमारा ये वाला क्रम जो है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला क्रम यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। तो 17 का ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 18 में हमें असंगत को छांटना है, जो इसमें असंगत हो, जो सही ना हो। फोर्ड मोटर्स, पेप्सिको, इन्फोसिस, भारतीय रेल।
देखिए ये सभी जो है वो निजी क्षेत्र में आते हैं, परंतु ये नहीं, तो इस वजह से ये अलग है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में छठ वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि उसको टांका कहा जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग को कब वापस ले लिया था? तो आप सभी को पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं हम। खंड ख, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमसे पूछा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, तथा इसके बारे में विश्लेषण करें। ओके, तो हमें साइमन कमीशन के बारे में बताना है। तो साइमन कमीशन जो है वो बेसिकली 1928 में भारत पहुंचा था, राइट। और सेकंड में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें ना एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीय नहीं थे इसमें। और आप नेक्स्ट में ये बता सकते हैं कि इसमें क्या था ना, स्वराज के बारे में एक भी शब्द नहीं था, स्वराज की बात नहीं की गई थी इसमें। ये सारी पॉइंट्स थे जो कि साइमन कमीशन में था, ठीक है, और ये 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, क्यों खनन गतिविधियां जो है वो अक्सर एक हत्यारा उद्योग कहा जाता है? इनके तीन कारण बताते हैं, हत्यारा उद्योग या जानलेवा उद्योग, ऐसे ऐसी कई वाक्य जो है इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, कई बार क्या होता है खुदाई करते वक्त अंदर खदानों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है लोगों को जान गंवानी पड़ती है, पानी भर जाता है, जो छतें होती हैं वो ढह जाती हैं, तो इसकी वजह से भी जान गंवाना पड़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इतना खनन की वजह से इतना चारों ओर धुआं होता है, धूल होता है, तो धुएं के कारण क्या होता है उनको ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो उनको हो जाता है, जो वहां के मजदूर होते हैं, राइट, उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें खदानों में होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो जल होता है, नदी जल, वो भी स्रोत जो है वो भी दूषित होता है, प्राकृतिक को भी इससे बहुत नुकसान होता है। तो इस वजह से ना बेसिकली यही रीजन है जिसकी वजह से जो खनन उद्योग होते हैं, खनन गतिविधियां जो कह लीजिए आप, उनको अक्सर एक हत्यारा उद्योग या फिर जानलेवा उद्योग कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, भारत में संघवाद की सफलता का वास्तविक कारण क्या था? संघवाद किन रीजंस की वजह से भारत में सफल हो गया है? तो अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों को ना बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, और जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसकी प्रकृति ने इसकी सफलता को सुनिश्चित किया है, ठीक है। लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो सबसे मेन कारण है, लोकतांत्रिक राजनीति। ओके, और सेकंड में आप ये बता सकते हैं कि इसमें विविधता के लिए सम्मान है। आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा विविधता है, उस इसमें विविधता के लिए सभी को सम्मान है, सभी का सम्मान करता है, सभी को समान अधिकार दिया गया है, राइट। और ये भी बता सकते हैं आप कि इसमें ना भाषाई राज्यों का निर्माण किया गया है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया है, भाषाई राज्य निर्माण, जिसकी वजह से भी भारत में संघवाद जो है वो सफल हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, बैंकों में पैसा जमा करने के क्या फायदे हैं? क्यों हम घर में पैसे ना रखकर बैंकों में रखते हैं? तो फर्स्ट रीजन में आप ये बता सकते हैं कि घर यह जो है वो घर हो या कामकाजी जगह की तुलना में ना पैसे रखने के लिए सुरक्षित होता है। घर में आपको इजीली चोरी हो सकते हैं, परंतु बैंक में ये थोड़ा सुरक्षित रहते हैं, राइट। और अगर बैंकों में कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आपको रिटर्न मिलता है, राइट, उसमें सुरक्षा मिलती है आपको। पहला रीजन ये हो जाता है। और दूसरा कि लोग जब जमा करते हैं तो उस राशि पर ना ब्याज कमाते हैं, उनको ब्याज मिलता है, जितनी आपने राशि वहां पे जमा कर रखी है उस पर आपको ब्याज मिल सकता है, ब्याज कमा सकते हैं आप। और थर्ड ये होता है कि लोगों को आवश्यक पड़ने पर ना धन वापस लेने के प्रावधान भी होते हैं। और जैसे कि कई लोग एफडी वगैरह करा रखे होते हैं तो उनको, और होता है ना कि हमारे पास
जिनके पास मंथली पेमेंट आती है, उनके पास कई बार पैसे बच जाते हैं तो वो इकट्ठा करते हैं और फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन हो जाता है। और ये भी होता है कि लोग चेक के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं, चेक के माध्यम से भी भुगतान हो सकता है। तो ये सारे रीजन है जो कि हमारे को बताते हैं कि बैंकों में पैसा जमा करने के क्या फायदे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास खंड ख है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। राजस्थान में सौर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में बड़ी क्षमता है, क्यों, ऐसा क्यों है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला यही रीजन हो सकता है कि गर्म और शुष्क क्षेत्र है ये, यहाँ पे हमेशा आपको सूर्य लाइट मिलती रहती है, राइट? और लगभग पूरे साल जो है ना, वो आसमान साफ रहता है, आसमान साफ होगा तो हमें अच्छी सूर्य की किरण मिल सकती है, राइट? तो इस वजह से, और हवाएं भी चलती हैं वहां, तो गैर पारंपरिक स्रोत बढ़ सकते हैं, ये भी एक रीजन है। और एक ये रीजन भी हो सकता है कि वहां पे स्थापना करना सस्ता होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और ये भी होता है कि अक्षय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, मतलब प्रदूषण नहीं होगा इससे, प्रदूषण मुक्त है। ये सभी रीजन है जिसकी वजह से जो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के लिए बड़े हैं। और इनको आप अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लग गया था, ऐसे कौन से रीजन थे? तो पहला रीजन यही था कि खादी कपड़ा अधिक महंगा होता था, ये रीजन था, खादी कपड़े का महंगा होना। दूसरा रीजन ये था कि जो गरीब भारतीय थे ना, उनको समायोजित करने के लिए कोई वैकल्पिक भारतीय संस्था नहीं थी। जितने भी गरीब भारतीय थे उनको अ, एकत्रित करने के लिए कोई संस्थान नहीं था, ये एक रीजन था। एक रीजन ये था कि छात्र और शिक्षक वापस सरकारी स्कूल में जाने लग गए थे, जितने भी छात्र थे, शिक्षक थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया था। परंतु जब वो छोड़ते हैं, असहयोग का आंदोलन धीमा इसलिए पड़ता है क्योंकि वो वापस ज्यादा देर तक वो नहीं रह सकते थे, तो इस वजह से वापस उन्होंने स्कूल में जाना शुरू कर दिया, राइट? और फोर्थ रीजन ये था कि वकील जो थे वो दोबारा कोर्ट में जाने लग गए थे, मतलब वापिस सारी चीजें अपने अपने लाइन पे आने लग गई थी। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से आंदोलन धीमा पड़ने लग गया था शहरों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27। उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बारे में बताइए। और मतलब उद्योग जो है उनमें पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके द्वारा कौन से कदम उठाए गए, वो बताना है हमें। तो आप ये बता सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग प्रतिबंधित कर देना और जल विद्युत का उपयोग करना, जल विद्युत उपयोग। और सेकंड आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, पीपीसी, जितने भी फैब्रिक फिल्टर होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, उनके साथ साथ जो कारखाने होते हैं ना, उस उनमें धुओं के ढेर के लिए जड़त्व विभाजक लगाए गए, वहां पे चिमनियां बनाई गई, राइट? और आप ये भी बता सकते हैं कि इसके उपचार के बाद ना जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी को मशीनीकृत करके, फिल्टराइज करके, उपकरण को, और जो जनरेटर होता है फिल्टराइज करके पानी को बहाना, ठीक है, पहले ऐसे ही बहा दिया जाता था, राइट? और फिर उसके बाद जो जनरेटर होते हैं, जनरेटरों के थ्रू उनकी जो आवाज, जनरेटरों में जितना भी नॉइस होता था, आवाज होता था, उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया कि उसमें से आवाज ना आए, आवाज रहित बनाया गया, ठीक है। और उन्हें ऊर्जा कुशल बनाने और शोर को कम करने के लिए रीडिजाइन मशीनरी का उपयोग किया गया। तो ये रीजन, ये सारी चीजें हैं जो उद्योगों द्वारा उठाए गए थे, पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हमसे, विकास की धारणता से क्या अभिप्राय है? विकास को धारणता की चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि बेसिकली विकास की धारणता का मतलब होता है पर्यावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, नुकसान ना पहुंचाना या नुकसान बिना पहुंचाए नुकसान, विकास करना, तथा जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है
उसके लिए भी संसाधन बचे रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम ही सारा उपयोग कर पाए, राइट? जो भावी पीढ़ी है उसकी भी जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। बेसिकली ये होता है, ऐसा होता है विकास की धारणता। विकास की धारणता का मतलब है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी हो, और जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बच सके, उनकी जरूरतों का भी ध्यान में रखा जाए। तो ये होता है हमारा विकास की धारणता। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, और आप ये बता सकते हैं कि नवीकरणीय जो संसाधन है उनका उपयोग, नवीकरणीय संसाधन का अधिक उपयोग, ठीक है? और ये कि वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढना, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढना, ठीक है? और संसाधनों को पुनः उपयोग करना, यह जो है इसकी विशेषता है। विकास की धारणता में ये चीजें जो है उसका ध्यान रखा जाता है, तो ये एक तरह से इसकी विशेषता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया हमें, क्यों खनन गतिविधियों को अक्सर एक हथियारा उद्योग कहा जाता है? 3 कारण। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट खंड घ है हमारे पास, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खंड घ का क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। आपको क्यों लगता है कि मनरेगा 2005 को कार्य का अधिकार कहा जाता है? तो मनरेगा बेसिकली वो था जो महात्मा गांधी जी द्वारा 2005 में आया गया, लगाया, लागू किया गया था, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसे ना राइट टू वर्क भी कहा जाता है, या कार्य का अधिकार कहिए या राइट टू वर्क कहिए, ठीक है? क्योंकि ये इसमें क्या हुआ था, जो सरकार थी ना उसने उनके द्वारा जो लोग जिनके लिए एक साल में 100 दिन से भी, मतलब एक साल में कम से कम आपको 100 दिन जो है वो रोजगार मिलेगा ही, इसकी गारंटी दी जा रही थी उस मनरेगा में बेसिकली, ठीक है? और जो बेसिकली उन लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जो काम कर सकते हैं, उन लोगों को साल के कम से कम 100 दिन तो रोजगार मिलेगा ही इस मनरेगा के अकॉर्डिंग, ठीक है? और इस योजना के तहत क्या हुआ था, उचित सत्यापन के बाद जो ग्राम पंचायत थे उनमें घरों को पंजीकृत करा गया, और जॉब ऐसे कई जॉब लागू किए गए, कई जारी जॉब किए गए, ठीक है? और विफलता, अगर मान लीजिए कि जो सरकार है उसने गारंटी दी है कि वो 100 डेज आपको वर्क देगी, अगर वो फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, आपको रोजगार नहीं अवेलेबल करा पाती है 100 दिन तक, तो वो आपको बेरोजगारी भत्ता भी देगी, राइट? तो इससे जो मजदूर है उनको फायदा मिलता है। पहला कि उनको एक साल में कम से कम 100 दिन तो रोजगार मिलेगा ही, और दूसरा अगर वो रोजगार नहीं दिला पाती है सरकार, तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, राइट? ये गारंटी थी। और जो व्यक्ति काम करने में सक्षम है उनको रोजगार दिलाया गया था इस मनरेगा के तहत, ठीक है? 2005 में हुआ था। इसको कार्य का अधिकार या राइट टू वर्क भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कैसे काम करता है? तो जब हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की बात करते हैं, तो ये बेसिकली ये क्या था ना, ये अंतरराष्ट्रीय जो मौद्रिक प्रणाली थी उसकी राष्ट्रीय के निर्माण के लिए एक मुद्रा उपलब्ध कराती थी। मतलब राष्ट्र के निर्माण के लिए ना एक तरह से ये मुद्रा को अवेलेबल कराती थी, उपलब्ध करा देती, ठीक है? और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में बेसिकली जो विनिमय के दर थे ना उन पर आधारित थी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। और इस प्रणाली में क्या होता था, जो राष्ट्रीय मुद्राएं होती थी उनको एक निश्चित विनिमय दर पर डॉलर में आंका जाता था, किसमें? डॉलर में आंका जाता था, जितनी भी मुद्रा थी उनको, ठीक है, एक निश्चित दर पर। और ब्रिटेन वुड्स की प्रणाली में क्या था कि जो पश्चिमी औद्योगिक देश थे उनके व्यापार और आय की अभूतपूर्व वृद्धियों को शुरू किया गया था, मतलब उनके व्यापार में और आय में वृद्धियों को शुरू किया गया था ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत, ठीक है? ये था हमारा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, हम भारत में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि आप व्यक्तिगत वाहन की बजाय सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, राइट? सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। और फिर आप ये बता सकते हैं कि जब उपयोग ना हो तो जो आपकी बिजली की होता है उसका स्विच बंद कर दें।
बिजली की स्विच बंद कर दे, बेवजह में पंखा चलाकर ना छोड़ दे, लाइट ऑन करके ना छोड़े। ठीक है, जब जरूरत ना हो तो स्विच जो है वो बंद कर दे। और ये भी उपाय हो सकता है कि बिजली की बचत करने वाले जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाए। और ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनका उपयोग अधिक किया जाए, क्योंकि ये अक्षय है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। पर्यावरण अनुकूल होते हैं। तो इस वजह से जो ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो नहीं, जो हम कब कब से यूज करते हैं, और गैर पारंपरिक स्रोत जैसे कि सूर्य की किरणों के द्वारा सोलर सिस्टम का उपयोग किया जाए, राइट, है ना? तो ऐसी गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जाए जो पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। और ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स को पेश किया जाए। और इनके अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं अ, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम ऊर्जा संसाधन को बचा सकते हैं। ये जो है वो मेन उपाय है, ठीक है? सबसे पहले तो आप यही कर सकते हैं, सार्वजनिक की बजाय अपने पर्सनल की बजाय सार्वजनिक का उपयोग करें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? तो देखिए, अतिरिक्त रोजगार का सृजन दो तरीकों से हो सकता है। एक छोटी अवधि के लिए, ठीक है, छोटी अवधि के लिए, और दूसरी ओर आप दीर्घ अवधि के लिए बता सकते हैं उपाय। दीर्घ अवधि, ठीक है। तो जब हम छोटे अवधि की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने देखा अभी मनरेगा को देखा, मनरेगा जैसे उपाय हो सकते हैं छोटे अवधि के लिए, ठीक है। और जिसमें 100 दिन कम से कम एक साल में आपको रोजगार मिलेगा ही, और ना मिलने पर आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, राइट। ये छोटे अवधि के लिए हो सकता है। परंतु जब हम दीर्घ अवधि के लिए बात करते हैं, लंबे समय के लिए, तो आप कह सकते हैं ऐसे, मतलब जो गांव के इलाके होते हैं, जो थोड़े पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पे स्कूल बनवाया जाए, अस्पताल बनवाया जाए, ठीक है, अस्पताल बनवाया जाए। तो इसमें क्या होगा ना, लोगों की, शिक्षकों की, डॉक्टर्स के साथ नर्सेस के साथ कुछ सफाई कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा, पढ़े लिखे के साथ साथ जो अनपढ़ लोग होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, राइट। तो ये लंबे समय तक रोजगार दे सकता है लोगों को, ठीक है। और इस ये भी हो सकता है कि कृषि जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें सुधार किया जाए, लोगों को और किया जाए, और सस्ती दर पर कृषि ऋण दिलाया जाए किसानों को, ताकि वो अच्छे से कृषि कर पाए, ठीक है। और यही सब हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए, राइट। तो ये जो है वो कुछ दीर्घ अवधि के लिए उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड से केस आधारित प्रश्न। चलिए, हमारे पास पैराग्राफ है, असहयोगी क्यों। तो इसमें हमसे पूछा है, गांधी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए किसे हथियार बनाया था। तो इससे ही आप थोड़ा सा ऊपर पैराग्राफ में आएंगे तो आपको दिखेगा कि गांधी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए किसको हथियार बनाया था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश शासन में भारतीयों के सही, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि ये जो शासन है, ब्रिटिश शासन, वो भारतीयों के सहयोग की वजह से स्थापना हुई है। अगर भारत के लोग इनका सहयोग करना बंद कर दे तो इनके पास एक साल में तो ये ब्रिटिश शासन जो है वो तबाह हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है, और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। उनको यहाँ से जाने के अलावा और कोई उपाय बचेगा ही नहीं ब्रिटिशर्स के पास। और गांधी जी का सुझाव था कि यदि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना है, तो सबसे पहले जो लोग हैं उनको सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं उनको लौटा देना चाहिए, सारी सरकारी नौकरियां, 9 दिन उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि गांधी जी ने भारतीयों को जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार बनाया, ठीक है, और हथियार बनाया, और उन्होंने ये कहा कि सभी अपनी पदवियां लौटा दे, जितनी भी पदवियां उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई हैं, और उनका सहयोग करना जो है वो बंद कर दें। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश शासन खत्म हो सकता है, ठीक है। और अंग्रेज भारत में कैसे जमे, इसका भी आंसर आप कुछ इजीली बता सकते। तो देखिए, अंग्रेज बेसिकली भारत में कैसे जमे कि ब्रिटिशर्स का साथ कौन दे रहा था, भारतीय लोग साथ दे रहे थे, ठीक है। भारतीय जनता जो थी, पहले ब्रिटिशर्स आए थे अपनी काम के व्यापार के लिए, फिर व्यापार धीरे धीरे करने लग गए और वो भारतीयों को रिझाने लग गए, और भारतीयों ने उनका सहयोग देना शुरू कर दिया, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में जम गए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में डैश भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पैराग्राफ में भी देखा। तो यहाँ पे आएगा ब्रिटिश शासन,
ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से चल पा रहा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। हमें पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करना है। तो पर्यटन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, लोग ट्रैवल करने आएंगे, ट्रैवल करेंगे तो साथ साथ जो छोटे छोटे व्यापारी होंगे उनको भी हेल्प होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कई पर्यटन जैसे स्थल हैं वो विकसित भी होंगे और उनकी सुरक्षा भी की जाएगी, उनकी रक्षा की जाएगी। तो पर्यटन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि पर्यटन जो है, पर्यटन से लगभग 150 लाख से भी अधिक लोग जो है वो पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और पर्यटन जो है वो राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाती है पर्यटन की, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विरासत पर्यटन का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विरासत पर्यटन बेसिकली वो होते हैं वह स्थान या वह लोग जो आपको विरासत के बारे में बता रहे हो, या वह स्थान जहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये विरासत से जुड़ी हुई चीजें थी, हमारी विरासत के बारे में बताती हूँ। जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी चीजें क्या है, लाल किला, ये हमारी विरासत के बारे में बता रही हैं जो कि हमें विरासत से मिली है, राइट। तो ये होता है विरासत पर्यटन। और भारत में पर्यटन में सुधार के लाभों का आंकलन करना है अब हमें। तो आप सभी को पता होगा कि पर्यटन जो है एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सहयोग देती है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में, राइट। तो देखिए जैसे जैसे पर्यटन का सुधार होगा उसके लाभ भी कई अधिक होंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा, सबसे पहला रोजगार, देश की जीडीपी सुधरेगी, ठीक है। लोग ट्रैवल करने आएंगे तो वो खाएंगे पिएंगे रहेंगे ट्रैवल करेंगे तो लोग अपना पैसा खर्च करेंगे, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, है ना। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो छोटे छोटे रोजगार लोग करते हैं उनको भी हेल्प होगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आजकल चिकित्सा पर्यटन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चिकित्सा पर्यटन, ये क्या होता है, इसमें बेसिकली विदेशी जो है वो अपना इलाज कराने आते हैं, ठीक है। तो उस दौरान उनके साथ और भी कोई आया था तो वो सोचते हैं कि जितने देर हम इंडिया में हैं या कहीं पर भी हैं तो उतने देर थोड़ा सा ट्रैवल भी कर लेते हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए डॉक्टर ने आज आपको बुलाया और फिर 10 दिन बाद फिर से बुलाया तो वो वापस अपनी कंट्री तो नहीं जाएगा ना। इस वजह से वो ट्रैवल भी करता है, तो इससे क्या होता है, चिकित्सा के साथ साथ पर्यटन भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, नो एक क्वेश्चन और है हमारे पास 36, हमें स्रोत को पढ़कर आंसर देना है। विभिन्न देशों के बीच लोकतंत्र के प्रति आकर्षण को स्पष्ट कीजिए। तो ऑब्वियसली देखिए लोकतंत्र के प्रति आकर्षण जो है वो विभिन्न देशों में अलग अलग है। कई लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, कईयों को ये अच्छा नहीं भी लगता, और कई लोग कई देश जो है वो ऐसे भी दिखाते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, परंतु अब जब अंदर देखेंगे उनके यहाँ तो वो बस दिखावे के लिए लोकतंत्र होता है, बाकी सारी चीजों में लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं झलकता है, लोगों को कोई समानता नहीं है, लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो विभिन्न देशों में लोकतंत्र के प्रति आकर्षण जो है वो भी बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अपेक्षित और वास्तविक परिणाम आधार पर लोकतंत्र के विचार को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे पैराग्राफ में, अपेक्षित और वास्तविक परिणाम। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दुनिया में किस तरह जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो चलाने का दावा करते हैं, इनका औपचारिक संविधान है कि नहीं, और ये चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी होते हैं। साथ ही साथ वहाँ क्या होता है, नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व जो है अधिकांश देशों में समान है, परंतु उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक उपलब्धि है, संस्कृति है, उनके मामले में जो देश है वो काफी अलग अलग है। और स्पष्ट है कि सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है नतीजों पर असर पड़ता है, और एक जगह से जो उपलब्धि हो वो दूसरी जगह उसी तरह की दिखे ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कई दिखाते हैं कि हमारे देश में भी लोकतंत्र है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक परिणाम यहाँ पे वही कहने का मतलब है, अपेक्षित सोचा कुछ और जाता है पर वास्तविक परिणाम जो है वो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये इस मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। हमसे पूछा गया वह स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में अधिवेशन हुआ था, और वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन को हिंसा के कारण बीच में रोकना पड़ा था। तो आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन को कहाँ रोकना पड़ा था, चौरी चौरा में।
जो कि यूपी में है, ठीक है। और वह स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1927 में। तो ये भी आप सभी को पता होगा, एक बार हम मैप में लोकेट कर लेते हैं। वो हुआ था हमारा मद्रास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया था मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1927, ओके। और ये हमारा बी ऑप्शन था चौरी चौरा। यहाँ पे आ जाएगा चौरी चौरा, ठीक है। और सी हमसे क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सी में पूछा गया हमसे हल्दिया समुद्री पतन। तो हल्दिया जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में कुछ यहाँ पे लोकेशन है इसकी, ठीक है। हल्दिया, तो यहाँ पे हमारा हल्दिया है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सी था, राइट। यस, ऑप्शन सी। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके आपको पूरा मैप दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने कुछ ऐसे लोकेट किया, मद्रास 1927 में हमारा कांग्रेस का अधिवेशन और चौरी चौरा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा हल्दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मार्किंग स्कीम को कैसे डाउनलोड करना है। तो आप सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। फिर गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है एक लेवे स्टडी पॉइंट। फिर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। फिर जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। देखिए, आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा जो कि हमारी वेबसाइट का पेज है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे वहीं पर, तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। तो इस स्क्रीन पर आपको मार्किंग स्कीम पे क्लिक करना है। फिर जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आप मार्किंग स्कीम को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।